So very good evening to all of you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. क्या थक गए हो क्या सुबह से बहुत? क्या पहला दिन है तो ऐसे नहीं बोलना पड़ता है इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना? क्या लगता है? सोने की मूड में हो? सोने की मूड में हो ऐसे एकदम बैठे हो? सर 5 बजे लिखा था ब्रोशर पे टाइम, है ना? वहां तक कि हम लोगों ने कैपेसिटी लेके घर से निकले थे. ठीक है यार, इट्स ओके ना? चलेगा ना एक्स्ट्रा? एवरीडे चलेगा ना एक्स्ट्रा ऐसे? यस और नो? हाँ. तो देखो, ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इसका इंट्रोडक्शन होगा ऑफ कोर्स. उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग हमारा ले लेते. तुम्हारा तो इंट्रोडक्शन बैच के ड्यूरेशन में होगा ही होगा. बट यस, टॉकिंग अबाउट मी फ्रेंड्स, आई एम सी ए प्रशांत साड़ा. एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बता दूं तो बचपन में जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, टेंथ, जितने भी एग्जाम्स हुए, ट्वेल्थ, सी ए फाउंडेशन, इंटर, सी ए फाइनल, ऑलमोस्ट समझ लो हर जगह मेरा रैंक ही रहा है. राइट? बचपन से जो टेंथ तक के, नाइन्थ तक के एग्जाम्स होते उसमें रैंक वन वन वन, कभी टू, फिर वन वन, फिर टू, फिर वन. और फिर टेंथ स्टैंडर्ड में वापस बोर्ड में रैंक, इलेवेंथ में फिर से फर्स्ट, ट्वेल्थ में फिर से बोर्ड में रैंक, फाउंडेशन रैंक, इंटर रैंक, और फाइनल भी रैंक. मतलब एग्जाम दिया और रैंक पक्का. ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने बताया, ऐसा नहीं है. ठीक है? अब रियलिटी बताता हूँ मैं आपको. काफ़ी बार ऐसा होता है उधर बैठकर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही होशियार है, जो भी यहाँ पर पढ़ाते हैं ये ज़्यादा ही होशियार है, अपन एकदम ऑर्डिनरी है. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी बहुत ऑर्डिनरी हूँ. ठीक है? और काम एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है हमको. और काम क्या करना है एक्स्ट्रॉर्डनरी? पढ़कर. ठीक है? तो अब रियलिटी सुनो. थर्ड तक तो क्या हर कोई रैंक रहता है? फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक का कोई लॉजिक ही नहीं रहता है. थर्ड तक तो हर किसी का रैंक ही होता है. टीचर भी सोचते हैं थोड़ा क्यूट दिख रहा है, रैंक दे देते हैं, है ना? नहीं नहीं, बी की जगह ए ग्रेड दे देते हैं. ऐसे होता है. बट फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये इयर्स लाइफ के ऐसे गए जहां पर मेरा स्कोर बोर्ड जो है वो नीचे नीचे, कभी ऊपर थोड़ा सा, फिर नीचे 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 नीचे. और कितना नीचे या कितना ऊपर तो बहुत सिंपल समझा देता हूँ मैं आपको. इन पूरे इयर्स में मैंने कभी 59 के ऊपर स्कोर नहीं किया. 59% के ऊपर बोल रहा हूँ मैं आपको. कब? फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन स्टैंडर्ड. मतलब सिंपल भाषा में ढ. है ना? बट मैं बहुत खुश था. पढ़ाई कम करनी पड़ती है, पास पक्का होता था. घर वालों को भी मालूम है कि ये पास तो हो ही जाएगा. राइट? और घर वाले, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा एक बड़ा भाई था, बहुत ही होशियार था. उसका रैंक वन 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 ही आता था. उसका स्टोरी था वो. रैंक टू आता था, वो रोता था इस बार रैंक टू आ गया. और वो आधा घंटा रोता था. मुझे उस दिन और खुशी होती थी कि मैं वैसा नहीं हूँ. है ना? और लिटरली मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश था. घर वाले भी खेलने के लिए भेजते थे बाहर, क्योंकि घर में रहेगा तो बड़े भाई को डिस्टर्ब करेगा. और बस यही बोलते थे कि पास हो बाजा, फेल मत होना. मैं बोलता था हाँ टेंशन मत लो, पास तो पक्का हो जाऊंगा. और इस तरीके से एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में 7th स्टैंडर्ड तक की जर्नी बहुत इजी गई, बहुत अच्छी गई. फिर आया 8th स्टैंडर्ड, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल जाना था. तो स्कूल दूसरा जो सेकेंडरी था वो बहुत दूर था. पेरेंट्स भी सोचे रहेंगे इसको ज़्यादा दूर भेज के क्या फ़ायदा, कौन सा दिन, मतलब वैसे भी ज़िंदगी में बहुत दूर नहीं जाएगा. तो एक नज़दीक की एक अच्छी स्कूल थी बहुत. फ्रैंकली वहाँ पर तो एडमिशन भी नहीं मिलता था मेरे स्कोर पर. तो पापा की पहचान थी प्रिंसिपल के साथ, इसलिए एडमिशन मिल गया. और वो स्कूल में फिर मुझे शिफ्ट किया. वो स्कूल में जहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ, वहाँ पर ना सभी लोग होशियार थे. फर्स्ट डे जैसे तुम लोग आज यहाँ पे बैठे हो, एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं हो, दो तीन के ग्रुप में कोई अकेला रहेगा. तो बस मैं अकेला बैठा रहा, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी सेम क्लास में थे. मैं एक नया एंट्री हुआ था उनका, उसके क्लास में, उन लोगों के. तो मैं अपना बैठा फर्स्ट लेक्चर में. और बाजू वाले को ऐसे ही पूछा कि सेवन्थ में कितना मिला तुमको. और बाजू वाले का स्कोर तो भाई साहब, उसका स्कोर था 92. मैं लेक्चर के बाद में जगह चेंज कर दिया. दूसरे लेक्चर में जहाँ बैठा उसका तो स्कोर 95. अगला लेक्चर अगला जगह. ऐसा करते करते मुझे पता चल रहा है कि सब लोग यहाँ पे होशियार है. हर एक का स्कोर ऑलमोस्ट 82, 85, 89, 90, 92 ऐसा है. और मैं था 58.
ऐसा 1-2 दिन जगह चेंज करने के बाद मुझे एक दोस्त मिला मेरा, मुकेश, जिसका स्कोर था 68, मिनिस्टर का बच्चा था, और मेरा स्कोर था 58। मैंने बोला ये मेरा दोस्त, आज से इधर बैठूंगा मैं। और आई स्टिल रिमेम्बर कि ऐसा उसको पूछते वक्त भी उसको ऐसा लगा कि अरे यार ये मेरा स्कोर पूछ रहा है। फिर उसने धीरे से बोला 68। मैंने बोला अच्छा। फिर उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि 68% वाले को पूछ रहा है वो। फिर मैंने उसको बोला 58। भाई क्या खुश हुआ वो, क्योंकि वो पूरे इतने सालों से जो उसका रिकॉर्ड था कि सबसे लोएस्ट वो ही है, अब उसको फीलिंग हुआ कि वो लोएस्ट नहीं है ना, मैं आ गया था ना। और फिर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, रोज उसके बाजू में बैठा, सबके बाजू में बैठना ही नहीं था मेरे लिए, इट वॉज सो ऑकवर्ड फॉर मी कि मेरा स्कोर इतना कम है, मैं कैसे 92 के बाजू में बैठ जाऊँ। फ्रैंकली उस जमाने में तो मुझे ऐसा लगता था कि 70 अप मतलब होशियार है, 80 अप मतलब बहुत होशियार है, 90 अप मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, भगवान है ना, इतने स्कोर तो आ ही नहीं सकते। तो इस तरीके से एकदम माइंडसेट एकदम क्लियर था मेरा। और 15 दिन बाद ऐसा बुरा फील होने लग गया, मानो ऐसा लगने लग गया कि यार यार अपना कुछ लेवल ही नहीं है यार, कुछ तो करना पड़ेगा। आई रिमेम्बर बचपन में मैं पढ़ने बैठता था ना, तो घर पे तो बैठता ही नहीं था पढ़ने, सच बताओ तो कभी गलती से पढ़ लूँ तो पापा भी ऐसे करते थे, क्या बात है आज पढ़ रहे थे? बोलता हाँ एक होमवर्क है करके जा ही रहा हूँ बाहर। एक इमेज था मन में अपने घर का, अपने बहुत सालों से मेंटेन था। मगर 8th में आने के बाद ना ऐसा उसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत थी ऐसे सब सिनेरियो को देखते हुए। तो सोचा कि चलो पढ़ते। मेरी स्टोरी पूरी अलग थी, मैं पढ़ता था घर में, और जैसे ही पेरेंट्स वगैरह, कोई मम्मी मम्मी तो ठीक है बट पापा आते थे तो मैं बुक बंद करके रख देता था, क्योंकि दिखाना नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ, इमेज। हाँ? तो ज़्यादा लोग आ गए तो मुझे कंफर्ट नहीं रहता था कि मैं उनके सामने पढ़ूँ, उनके सामने मेरी इमेज ऐसी थी ये गॉन के से, और मैं मेंटेन करना चाहता था उसको, राइट। और देखते देखते 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा पढ़ लिया एक्स्ट्रा, दिल से पढ़ लिया ऐसा बोलो, और स्कोर आया 72। अब आप बोलोगे सर 72 तो ऐसा बोल रहे हो जैसे 92 आया आपको, मगर मेरे लिए 72 बहुत ज़्यादा थे 58 से डायरेक्टली। एंड लिटरली ऐसा लगने लग गया नहीं अपन जिंदगी में मतलब सब जीत लिए, क्योंकि मैं मेरे मुताबिक कौन से कैटेगरी में चला गया, होशियार कैटेगरी में चला गया। और मुझे उस दिन समझा कि 70 अप आना इतना भी बड़ा बात नहीं था जितना मैं इतने सालों तक सोच रहा था। एंड देन उस दिन जब रिजल्ट आया तब सबको पेड़े बांटे खुद के हाथ से, पर रिलेटिव को घर जा जाके पेड़े बांटे मैंने। उसमें से 1-2 अंकल ने बोला भी उल्टा पड़ा रहेगा 27 72 देख एक बार। एंड एक अंकल ने पूछा कि 72 तेरे को क्या लगता है क्यों आया तेरे को 72? मैंने बोला पढ़ाई की है। तो बोले कितनी पढ़ेगी? मैंने बोला थोड़ी पढ़ेगी, आ गया 72। तो उन्होंने बोला कि यार तू थोड़ा पढ़ रहा है तेरे को 72 आए, तू सोच तू ज़्यादा पढ़ेगा तो तेरा क्या होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग जब वो बोल रहे थे तब तो मैं एकदम बुरी तरीके से हंसा, डर था ना, और एक इमेज मेंटेन था ना। तो बट बाद में सच में सोचा मैंने बाद में अकेले में कि अरे यार सच बोल रहे वो, कि थोड़ा पढ़ने से 72 आ गए तो ज़्यादा पढ़ने से क्या हो गया। 9th में ना बॉस इतना पढ़ा, तब शर्म नहीं आई कि किसके सामने पढ़ रहा हूँ, पापा के सामने, किसी और फंक्शन के 10 लोग गेस्ट घर पे आए उनके सामने पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे लगा बस पढ़ना है। 9th में बहुत अच्छी पढ़ाई की, स्कोर आया 86%। और तब समझा लॉजिक, मोर यू स्टडी बेटर यू स्कोर। बस कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रखो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। 10th में आते साथ ही जिस स्कूल में मुझे एडमिशन जो है वो पहचान से मिला प्रिंसिपल के, उस स्कूल में जो जहाँ पे मेरी लायकी नहीं थी जाने की, 58% में कोई लेता नहीं था, स्कूल वालों को ऐसा प्राउड फील होने लग गया कि इस बंदे का फ्यूचर तो अपने स्कूल से ही बदला है। 58 वाला बंदा कहाँ पे, 86 पे, विद इन 2 years। और ग्राफ सोचो 58 72 86, अब इसके आगे डायरेक्टली 97 99 कुछ भी हो सकता है ना। एंड अगला ईयर कौन सा था, 10th बोर्ड। एंड बोर्ड तो आपको पता है कितना हाइप है बोर्ड का अपने रियल वर्ल्ड में, आउटसाइड में। 10th आते साथ ही सब लोग बोलते हैं अच्छा तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हारा बोर्ड है भाई।
एंड जैसे ही मेरा भी 10th आया तो सब लोग प्यून से लेके प्रिंसिपल एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन मी कि मेरा स्कोर क्या आएगा अभी. एंड आई यूज्ड टू लाइक भाई साहब एवरीबडी जो क्लासमेट्स है वो भी बोल रहे थे इसका तो रैंक आएगा, टीचर्स भी बोल रहे थे इसका तो रैंक आएगा. एंड आई ऑल्सो फेल्ट मेरा तो क्या रैंक ही आएगा. बट ये पूरे हवा में, ये पूरे एटमॉस्फेयर में मैं वो फंडा भूल चुका था जो मेरा 8th में क्लियर हुआ कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे. 9th में अच्छे मार्क्स आ गए, 10th में कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर में चला गया था. बस हर कोई बोलने लग गया 10th में इसका तो रैंक क्या आएगा, रैंक क्या आएगा. मुझे लगा मेरा रैंक तो रिजर्व ही है ना, आएगा. देखते देखते 10th भी आ गई और फिर एग्जाम दी और फिर रिजल्ट आया. आपको भी पता है कि अपने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी सोच है. ऐसी सोच कैरी करते सब लोग कि अगर बहुत होशियार बच्चा है क्या लेगा, साइंस लेगा. करेक्ट. तुम में से भी एक ने लिया ना, किसने लिया? ओके. एंड अगर एवरेज स्टूडेंट है तो कॉमर्स लेगा, जैसे कि अपन लोग हैं, राइट. और कुछ नहीं तो जिंदगी में वो आर्ट्स तो कर ही लेगा. ये गलत सोच है बट है, और वो हमारे वक्त से है. तो हमारे वक्त भी जब मेरे स्कोर्स इतने अच्छे आ रहे थे तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं साइंस लूंगा और मैं डॉक्टरिंग या तो इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा, जो ऑफकोर्स साइंस लेने के बाद में दो ही स्ट्रीम्स दिखते. तो सब लोग बोलने लगे तो मेरा भी ड्रीम वही था कि मुझे साइंस लेना है, मुझे अच्छे कॉलेज से साइंस करना है. आई एम फ्रॉम बेसिकली नांदेड़, अ प्लेस नियर लातूर. यू नो लातूर? एंड कोई है लातूर से यहाँ पे? तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉलेज है, राजर्षि शाहू कॉलेज, बहुत ही फेमस कॉलेज है. और वो मेरा ड्रीम कॉलेज बन चुका था, क्योंकि हमारे साइड सबका ड्रीम कॉलेज वही था उस वक्त. तो साइंस के लिए बहुत ही फेमस हुआ करता था लातूर, और ये कॉलेज सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता था. मेरा ड्रीम था मुझे उधर ही जाना है. 10th का जब स्कोर आया तो स्कोर आया 70% ग्राफ सोचो अभी क्या हुआ, धड़ 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 70% पे आ गया. जैसे ही 70 पे आया तो ऑब्वियसली वो राजर्षि शाहू कॉलेज की गेट पे नहीं खड़े करते लोग, अंदर लेने की तो दूर की बात. फिर भी मैं गया वहां पे एडमिशन लेने के लिए. एडमिशन का फॉर्म भरा, मतलब फॉर्म के लाइन में लगा. एडमिशन उस टाइम पे फिजिकल हुआ करते थे फॉर्म्स वगैरह, तो फिजिकल फॉर्म भरा. तो फॉर्म भरने के लिए लाइन में रुका, फॉर्म लिया, और लेते साथ ही मैंने नोटिस किया कि अरे यार मैं तो पेन भूल चुका हूँ. तो पेन के लिए मैं प्यून के पास गया. मैंने बोला, प्यून की जेब में पेन दिख रहा था तो मैंने बोला काका जरा पेन दिया, विसरलोय मी. तो टिपिकल काका अपने एकदम टिपिकल थे प्यून, डांटने लग गए की काय तुम्ही इथे येता पेन घेऊन येत नाही. मराठी समजती ना? तो मैंने बोला सॉरी काका द्या ना. तो देते देते उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछा काय है, किती टक्के तुला, किती परसेंटेज तुला. और मैंने बताया 70%, 70%. जैसे ही वो मैंने बोला ना, तो काका ने पेन देते देते रुक गए और बोले अरे कशाला फॉर्म भरतोय, 100 रुपये वाया घालतोय, जा ते फॉर्म विकून टाक कोणाला तरी दुसऱ्याला, ऍडमिशन भेटत नाही 70% मध्ये इथं. समझा क्या बोला? फॉर्म भेज दे, फॉर्म के पैसे 100 रुपये क्यों वेस्ट कर रहा है. मैंने काका से सच में पेन नहीं लिया, वो फॉर्म बेचा नहीं मैंने, बैग में रखा, वापस निकल गया वहां से. फॉर्म भरा ही नहीं मैंने. इतना इंसल्टिंग वे में उन्होंने बोला मुझे. और मुझे पता नहीं वो एकदम एक 10th वाला मेरा माहौल सोचो, सब लोग मुझे पूरे वैल्यू दे रहे, एटमॉस्फेयर ही पूरा माहौल ही अपना है कि ये तो रैंक आएगा रैंक आएगा, सब लोग इतनी इज्जत देते थे. और अचानक से जो मेरे ड्रीम कॉलेज था मैं वहां पहुंचा और मुझे वो प्यून ने इस तरीके से बात की. तो रियली ऑल टुगेदर डिफरेंट इंसल्टिंग फीलिंग था वो. और मैंने बोला कि राजर्षि शाहू कॉलेज से साइंस नहीं करना है मेरे को, मगर इससे भारी कुछ करना है. घर आया, पापा से बात की, बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी वगैरह की है, तब पता चला कि सीए एक कोर्स ऐसा होता है जिसमें बहुत वैल्यू होती है. तो जिसने भी मुझे ये बात बोली तो मैंने उनको पूछा कि भाई कितनी वैल्यू होती है, राजर्षि शाहू कॉलेज से साइंस से ज़्यादा की होती है क्या, तो मैं करूँगा. तो बोले राजर्षि शाहू कॉलेज से साइंस करने वाले कितने लोग रहेंगे, आज तक हज़ारों लाखों लोग रहेंगे, मगर इंडिया में सीए 1 लाख से भी कम है, ऑल ओवर इंडिया. उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं. तो मैंने बोला बस यही कोर्स करना है मेरे को.
एंड ये इंटेंशन से, बस इतनी ही लॉजिक से मैं सीए कोर्स में एंटर कर गया। कॉमर्स लिया, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स। एंड 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स की स्टोरी तो सबको पता है क्या होता है। मस्त कॉलेज शुरू हुआ, पहले दिन 60 स्टूडेंट्स पूरे क्लास में थे, पूरी क्लास फुल। एंड 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10वें दिन उसी 60 क्लासरूम की स्ट्रेंथ हो गई 6। जब 6 ही बच्चे बचे तो मैंने पूछा कि मैडम क्या हुआ, बाकी लोग नहीं आए, एब्सेंट है क्या? बोले हाँ ऐसे ही है। मैंने बोला छुट्टी है क्या मैम? नहीं, बोले ऐसे कुछ नहीं, छुट्टी है, ये लोगों की खुद की छुट्टी रहती है। अब तुम 6 भी जिस दिन नहीं आओगे तो हमारी छुट्टी रहती है। तो आई वॉज लाइक क्यों छुट्टी रहेगी? नहीं मैडम मैं रोज आऊँगा। तो ऐसे बोलने वाले भी रोज के 6 लोग रहते, बोले मैंने। तो मैंने बोला नहीं मैम मैं आऊँगा। और एवरी डे 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट बेंच पे मैं बैठता था। मेरे साथ एक राहुल नाम का फ्रेंड था, उसको मैं ज़बरदस्ती उसके घर से लेके आता था, जस्ट बिकॉज एटलीस्ट क्लास में 2 लोग तो रहना चाहिए, यू नो। एंड हम दोनों यहाँ पे ऐसे बैठ के टीचर इंडिविजुअली हमको पढ़ाए जैसे पढ़ाते थे, क्योंकि उनको तो ऑफ तभी मिलेगा जब कोई नहीं रहेगा। एंड एवरी डे आई यूज टू एंश्योर कि राहुल मेरे साथ यहाँ पर आए। दिस वे आई कंप्लीटेड माई 11th स्टैंडर्ड। वो सोता था घर में, मैं उसको फिर भी उठा के लाता था। एंड उसको बोलता था अपने को सीए करना है, वो बोलता था मेरे को सीए नहीं करना है भाई। मैं बोलता था नहीं नहीं अपने को सीए करना है, तू चल। एंड एवरी डे वो मेरे साथ आता था, क्लास अटेंड करता था, फिर हम जाते थे। दोस्तों 11th स्टैंडर्ड में मेरा सच में कॉलेज में फर्स्ट रैंक आया, एंड इट वाज 94%, विच वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलेज की साइंस से भी ज्यादा है। साइंस के टॉपर के परसेंटेज उस वक्त 92 हुआ करते होते थे, मतलब उस टाइम पे थे, और मेरे 94% थे। जनरली साइंस के परसेंटेजेस ज़्यादा हाई होते, कॉमर्स के थोड़े कम होते, बट इट वॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री की कॉमर्स ने ओवरटेक कर दिया साइंस को। मस्त पेंट से नाम लिखा है अभी भी कॉलेज के दीवारों पे, एक जगह दीवार पे। तो 11th में रैंक आया, फिर 12th आया, 12th फिर से बोर्ड, और मेरा रैंक नंबर 1 था कॉलेज में। तो सब टीचर्स बोलने लग गए इसका बोर्ड में रैंक आएगा। मैंने बोला भाई माफ करो, गलती हो गई, मेरा कोई रैंक नहीं आएगा, मुझे बस पढ़ने दो। 12th में वही लॉजिक याद रखा, मोर आई स्टडी बेटर विल बी माई स्कोर। एंड कोई अलग माहौल में, एटमॉस्फेयर में, कोई हवा में नहीं गया, इज्जत से सिर्फ पढ़ता रहा। एंड 12th बोर्ड में सच में रैंक आया। 12th बोर्ड में माई रैंक इज फर्स्ट रैंक इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। I was topper in board in this favorite subject of economics, and my board rank is 10th rank. इस तरीके से फिर वहां से रैंक लिए और पुणे आए पढ़ाई करने सीए। जैसे आप में से काफी लोग हैं, कितने लोग बाहर से, पुणे के बाहर से, हॉस्टलाइट? ओके, बाकी सब पुणे से। ओके, तो ऐसी इनके जैसी ड्रीम उठाकर यहाँ पर आए कि बस ये बनना है। और यहाँ पे आने के बाद में क्लास में एडमिशन लिया। जब क्लास में एडमिशन लिया तो वहाँ 2 लाइन थे एक्चुअली। ओके, LBS रोड पता है आपको, लाल बहादुर शास्त्री रोड, वहाँ पर हमारी क्लासेस हुआ करती थी। उस टाइम पे एक ही फेमस क्लास हुआ करता था, एंड वहाँ पर ऐसे 2 लाइन्स थे, और एक लाइन था नॉर्मल, एक लाइन था जो जहाँ पे 1 या 2 ही लोग थे, और दूसरा लाइन था जो वहाँ पे 4-5 लोग थे। आई डोंट नो वो 1 या 2 लोग क्या थे। मैंने बड़ी लाइन में रुक गया। फॉर्म वॉर्म जैसे तुमने भरा था एडमिशन का, मैंने भी भरा, और वहाँ लिखा था मेंशन रैंक इफ एनी। तो मैंने बड़े शान से वहाँ पे लिखा 10th रैंक लातूर बोर्ड, फर्स्ट रैंक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। और फिर फॉर्म सबमिट किया, पैसे दिए। तो वो मैम ने बोला कि अरे आपका तो रैंक है। मैंने बोला हाँ। तो बोले फिर इस रैंक में, इस लाइन में क्यों थे आप? रैंकर की लाइन ये थी। मैंने बोला क्या प्रिविलेज है। फिर उन्होंने शिफ्ट किया फॉर्म बाजू में, और फिर मेरा वहाँ से एडमिशन हुआ। एंड फर्स्ट डे क्लास का जैसे आप आज आए हो वैसे मैं भी क्लास में पहुंचा। जब क्लास में पहुंचा तो ऑलमोस्ट एक 70-80 स्टूडेंट्स थे क्लास में। सर आए, मस्त फर्स्ट डे से ही पढ़ाना शुरू था। हर चीज सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई गई, ऑब्वियसली बहुत अच्छा पढ़ाया। एंड ये चला सिर्फ 1-1.5 घंटा, 2 घंटा। उसके बाद ना इकोनॉमिक्स का लेक्चर आया, मेरा फेवरेट। मैं बहुत एक्साइटेड था इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि अपन तो बोर्ड टॉपर है और इकोनॉमिक्स अपना फेवरेट है। तो जैसे ही इकोनॉमिक्स का लेक्चर आया, 15 मिनट 20 मिनट बाद सर पढ़ा रहे,
और अचानक से ऐसे मेरे साइड वाला हाथ ऊपर करता है, तो सर बोलते यस। तो फिर वो बोलता है सर यू जस्ट मेंशन अबाउट दिस थिंग्स, पर सर आई फ्यू डेज बैक आई रेड इन इकोनॉमिक टाइम्स आरबीआई रेपो पॉलिसी चेंज्ड। और मैं वहाँ बैठा हुआ, ये डाउट चल रहा है। सर ने बोला वेरी गुड क्वेश्चन, फिर सर ने उसका आंसर दिया और मैं वहाँ बैठा हुआ। मुझे सर ने दिया हुआ आंसर तो दूर की बात है, वो क्वेश्चन क्या था वही नहीं समझा। और मैं, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उस टाइम पे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था वो आई रेड इन इकोनॉमिक टाइम्स। उस वक्त इकोनॉमिक्स टाइम, ये पेपर का कलर कौन सा होता है वो भी मालूम नहीं था मुझे, क्योंकि कभी पेपर पढ़ा ही नहीं था उस टाइम पे। भाई भाई भाई, इसके बाद तो आगे एवरीडे ऐसा रहता था कि कोई टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, और डाउट्स ऐसे रहते थे कि आंसर दूर की बात डाउट भी नहीं समझते थे। मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है यार, इतना ज्यादा अपन पथेटिक तो है नहीं। फिर 3 दिन 4 दिन बाद समझा कि ये जिस क्लासरूम में मुझे एडमिट किया है, मेरा एडमिशन लिया गया है, ये रैंकर्स का क्लासरूम है। क्योंकि जनरली अपने को अच्छे मार्क्स रहते तो अपन बाजू वाले को पूछते तेरे को कितने मार्क्स है। तो मैंने भी वही होशियारी की, मैंने बाजू वाले को पूछा तेरे को कितने मार्क्स है। ही सेड कि पुणे बोर्ड 10th रैंक, कोई बोल रहा है फर्स्ट रैंक, कोई बोल रहा है मध्य प्रदेश बोर्ड फर्स्ट रैंक 7th रैंक, राजस्थान बोर्ड फर्स्ट रैंक। फिर पता चला यहाँ पे सब टॉपर्स है, ये सब रैंकर्स का क्लासरूम है। और इसके नीचे एक और क्लास होता है जहां पर 200 लोग बैठे हैं, एंड वो ऑर्डिनरी क्लासरूम से, वहां पे सब लोग नॉर्मल है। देन आई वेंट टू द रिसेप्शन एंड मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द क्लासरूम, राइट। तो मैम बोलती है कि यू कैन नॉट चेंज द क्लासरूम, तुम्हारा रैंक है, तुम वहां रहो, तुम्हारा रैंक आएगा आगे फाउंडेशन में भी। मैंने बोला मैम रैंक दूर की बात है, मैं पास भी नहीं होऊंगा, मुझे बहुत कैसे तो भी होता है उस क्लासरूम में। तो बोले नहीं नहीं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस, एंड इफ यू वांट टू चेंज द क्लासरूम देन यू हैव टू मीट सर, कैन आई बुक योर अपॉइंटमेंट, इफ यू से देन आई कैन बुक इट। मैं बोला बाप रे, अपॉइंटमेंट बुक करना सर के साथ, नहीं नहीं मैम आई विल एडजस्ट। एंड सेम क्लासरूम में फिर मैं बैठा, जैसे तैसे एडजस्ट किया, क्वेरीज आती गई बट आई इग्नोर्ड, मैंने फोकस किया टीचिंग पर। और देखते देखते टाइम आगे बढ़ा, एंड आई रिमेंबर कि ये जो मैथ्स सब्जेक्ट है ये बहुत टफ जाता था मुझे। आई एम श्योर कि तुम में से कुछ लोग हैं मेरे साथ। कितने लोग हैं मेरे साथ, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो। कितने लोग हैं मेरे साथ जिनको मैथ्स टफ जाता है? वेरी गुड, 4-5 लोग ये। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 10-12 लोग रहेंगे कम से कम। क्या बात है। तो मैथ्स बहुत टफ जाता था, मैं समझ ही नहीं पाता था कुछ लॉजिक्स कैसे हुए क्या हुए। तो मैं पूछता था सीनियर्स को कि मैथ्स कैसे पढ़ते, तो एवरीबडी सेइंग मी द सेम थिंग कि मैथ्स पढ़, मैथ्स में फेल हो जाएगा। अरे कैसे पढ़ूं वो तो बताओ, कि कोई बताता ही नहीं था, बस यही बोलता था मैथ्स पढ़, मैथ्स में फेल हो जाएगा। और जब मैं अकाउंट्स लेता था मुझे बहुत मजा आता था, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता था, लॉ ठीक है जम जाता था, बट मैथ्स जैसे ही आता था तारे जमीन पर, कुछ नहीं समझता था सच में। एंड यहाँ पर टीचर्स जो थे वो एकदम मस्त सबको पढ़ाते थे, धाड़ 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 सब लोग आंसर देते थे, मैं वहाँ बैठा कुछ नहीं समझता था। बहुत ही अजीब सीन था। और देखते देखते बाकी 3 सब्जेक्ट्स मजा आने लग गया, मैथ्स जब पढ़ा तब नींद आने लग गई। और ऐसे देखते देखते फाउंडेशन का एग्जाम भी आ गया। फाउंडेशन का एग्जाम दिया, हर पेपर अच्छा गया, तीसरा पेपर होता है मैथ्स और लास्ट होता है इको। तो तीसरा पेपर मैथ्स, उस वक्त राइटिंग में सभी पेपर्स हुआ करते थे इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स एंड ऑफ कोर्स योर मैथ्स, हर चीज सॉल्विंग में होती थी। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता करता था, एमसीक्यू नहीं होता था। एंड मार्किंग स्कीम जो थी वो बिल्कुल आपकी जैसी थी, मतलब 100 में से 50 लाओ इंडिविजुअली, एंड एग्रीगेट में आपको 400 में से 200 लाने। ओके, 4 सब्जेक्ट के 400, उसमें से टोटल में से 50% एग्रीगेट, मतलब 200 पासिंग था। आई गेव द एग्जाम, थर्ड पेपर देने के बाद आई रिमेंबर, मॉडर्न कॉलेज पता है आपको? मॉडर्न कॉलेज के एग्जैक्टली सामने एसटीडी पीसीयू हुआ करते थे, छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे, बिकॉज दैट टाइम मोबाइल वॉज नॉट देयर। और मोबाइल था भी तो बहुत महंगा था, इनकमिंग 3 रुपया, आउटगोइंग 9 रुपया पर मिनट। इंटरनेट तो था ही नहीं मोबाइल में, कीपैड वाले मोबाइल थे उस वक्त। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। जैसे ही पेपर खत्म हुआ मैंने रोड क्रॉस करके वहां गया और मेरे डैड को कॉल किया, पापा को बोला पापा मैं पास नहीं हो सकता,
पेपर बहुत खराब गया है, रोने लग गया। और मैं बोला मुझे लास्ट पेपर देना नहीं है, परसों लास्ट पेपर है, मुझे नहीं मालूम, मैं आ रहा हूँ। पापा ने बोला प्रॉब्लम क्या है? पापा को मैंने बोला मैं पास ही नहीं होने वाला हूँ मैथ्स में। पापा ने बोले पक्का? मैंने बोला हाँ। तो बोले ठीक है, एक काम कर, इको का पेपर दे कर आ, वैसे भी फेल है तो ऐसे तू दे कर आ जा बस। मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं देना है। मेरे पापा ने बोला तू अगर नहीं दे के आया ना तो मैं तेरे को घर में नहीं लूंगा, इको का पेपर देना है और फिर आना है, लास्ट पेपर दिए बगैर घर पे नहीं आना है। मैंने बोला ठीक है, आपके लिए मैं देता हूँ। पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था, बट जैसे तैसे पढ़ा और दे दिया पेपर। फिर रिजल्ट आया, जिसका ऑनेस्टली मैं कोई वेट नहीं कर रहा था। मुझे मालूम था रिजल्ट अजीब आएगा कुछ। क्या रिजल्ट आया? 228 आउट ऑफ 400। टेक्निकली स्पीकिंग पास। मैथ्स का स्कोर 34। क्या हुआ? फेल। यस, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है फेल। पहली बार वो सेंटेंस याद आया जो बचपन में मॉम डैड ने बोला था, कुछ भी कर फेल मत होना। हो गया फेल, है ना? किसको समझता है ये 200 की जगह 228 लाया, सिर्फ मैथ्स में 34 आया इसलिए फेल हुआ? ये सब कोई नहीं पूछता है। अल्टीमेटली पूछने वाला क्या पूछता? रिजल्ट आए क्या आया, और तुम क्या बोलोगे? पास या तो फेल। तो ऑब्वियसली मैंने बोला फेल। वहां पिक्चर में आए फिर रिलेटिव्स, जिनका काम इस टाइम पर तो और भी बढ़ जाता है। जिनके कभी फोन नहीं आते थे उनके भी फोन आने लग गए, अरे प्रशांत का रिजल्ट है, क्या आया रिजल्ट? फेल। सबको बताया। मैंने बहुत रोया, बहुत रोया, और पापा को बोला मुझे सीए नहीं करना है। पापा ने बोला ठीक है बेटा मत कर, बिजनेस है, बैठ जा बिजनेस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन कोई चीज बोलते और पेरेंट्स इतने इजीली एग्री करते तो अपने को वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला नहीं छोड़ूंगा सीए। पापा ने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे पहला सब्जेक्ट लिया था, वो था मैथ्स। और यकीन मानो पूरे दिन पढ़ने के बावजूद भी नींद नहीं आई। लगातार 7 दिन 10 दिन मैथ्स पढ़ने के बाद लिटरली एक आध घंटे के लिए चेंज के लिए मैं अकाउंट्स पढ़ता था, वापस मैथ्स पे आता था। एक आधे घंटे चेंज के लिए इको पढ़ लिया, वापस मैथ्स पे आता था। 10वें दिन ये फील होने लग गया कि यार इसमें फेल तो नहीं होना चाहिए था यार। ठीक है, एग्रीड है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है, बट बाकी मैनेजेबल है यार, फेल तो नहीं होना चाहिए। देन आई मैनेज्ड माय अदर सब्जेक्ट विथ मैथ्स। बाकी तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे तो वो मैनेज किए, और उसके साथ साथ मैथ्स। एंड देखते देखते नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी की। ऑफ कोर्स उस बीच जब पहली बार रिजल्ट नेगेटिव आया तब बाकी लोग पास हो गए और मैं फेल हो गया, इसका गम तो ऑब्वियसली होता है। सब आगे निकल गए बट मैं रह गया पीछे, ये सब फील हुआ। बट नेक्स्ट डे से पढ़ाई शुरू की। एवरी डे सिर्फ एक ही उम्मीद से पढ़ाई की कि बस अब कंफर्ट जोन में नहीं पढ़ना है। अपने बीच और अपने सक्सेस के बीच एक्चुअली एक ही चीज रुकती है, वो है अपना कंफर्ट जोन। एंड रिमेंबर, कंफर्ट जोन में कुछ भी अचीव नहीं होता सिवाय फेलियर के। तो वो कंफर्ट जोन छोड़ा और सीधा पढ़ाई को लगा। एंड देखते देखते नेक्स्ट एग्जाम दिया, और नेक्स्ट एग्जाम का रिजल्ट है जो आज सुशील सर ने आपको बोला, ऑल इंडिया रैंक 11 इन सीए फाउंडेशन एंड ऑल इंडिया रैंक 1 इन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। रैंक 11 एंड फर्स्ट रैंक मतलब क्या? इंडिया भर में जितने भी लोगों ने इको का पेपर दिया है, आई गॉट द बेस्ट पेपर अवार्ड फॉर इट, कि मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है और मैंने सबसे अच्छा पेपर लिखा है। मैथ्स, सॉरी अकाउंट्स आई स्कोर्ड 96 मार्क्स। राइटिंग में था पेपर, एंड इकोनॉमिक्स आई स्कोर्ड 92 मार्क्स। दिस वे द टू हाईएस्ट एक्चुअली, बट उसमें से अकाउंट्स के लिए आई डोंट नो, मुझे ऑल इंडिया बेस्ट पेपर तो नहीं मिला, बट यस इकोनॉमिक्स के लिए मिला। उसके बाद सीए इंटर, जो कि दोनों ग्रुप पहले अटेम्प्ट पास,
फिर आर्टिकलशिप की, और फिर सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट पास। ये पूरा स्टोरी मैंने आपको सुनाया ना, इसलिए नहीं सुनाया, ये नहीं बता रहा था मैं कि मैं कितना महान हूं या कितना गॉन केस हूं। मुझे लगता है मेरे लाइफ के स्टोरी में दो ऐसी जगह जहां पर एक्चुअली कुछ तो आपको सीखने मिलता है। आप ही मुझे बताइए क्या सीखने मिला आपको 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के साथ। मेरा स्टैंडर्ड 10th का जो रिजल्ट आया था उसमें आपको क्या लगता है? एटमॉस्फियर में चले गए थे, मतलब कैन वी से हवा में उड़ जाना, कैन वी से ओवर कॉन्फिडेंस, है ना? तो 10th स्टैंडर्ड में क्या हो गया था? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। और जब ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है तो कोई काम में नहीं आता, और इस वजह से जो 10th में अचीव करना चाहिए था वो मैंने अचीव नहीं किया। बराबर है ना? एवरीबडी एग्री? सो ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करो। आई एम श्योर कि यहां कोई ऐसा नहीं है जो ये उम्मीद से आया है कि सीए फाउंडेशन मतलब क्या मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे खत्म करूंगा मैं, है ना? क्लासेस तो खैर टाइम पास बोलकर लगाया है, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि ओवर कॉन्फिडेंस में तो कोई नहीं रहेगा। बराबर? दूसरा मेरा रिजल्ट जो है, जिसकी मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपको सच में कुछ सीखने मिला, वो है मेरा सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, नॉट द सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला रिजल्ट। क्या लगता है आपको? क्या सीखने मिला आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद? यस एवरीवन, याद है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट था? फेल था। 228 आने के बावजूद भी फेल था। किस वजह से? मैथ्स की वजह से। वो तो मैथ्स सब्जेक्ट है, बट किस वजह से फेल हुआ मैं? करेक्ट, ये रीजन है फियर। और मुझे लगता है पर्सनली कि अपने कोर्स में तुम्हारे बीच में काफी लोग ये भी कैरी करते हैं, और ये कैरी करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये आपके सामने है। अगर ये कैरी करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? फेल रिजल्ट आएगा। आई एम श्योर कि तुम में से किसी को भी फेल रिजल्ट नहीं चाहिए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ना ओवर कॉन्फिडेंस ना फियर, दोनों को अवॉइड करना है आपको। फियर फैक्टर को कैसे अवॉइड करते सर? ओवर कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं सर, अंडर कॉन्फिडेंस है इनफैक्ट। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? फियर फैक्टर है। काफी लोगों ने क्या किया, हमारे मन में दिमाग में सब जगह डाल दिया सीए मतलब टफ। प्रॉब्लम सोसाइटी का ये है कि जिस वक्त तुम उनको बोलते ना मी सीए करते है, अच्छा सीए करते है, तो ऐसा देखते ऐसा पूछते जैसे कि अपन मार्स पे जाने वाले हैं, या ऐसे एक्सप्रेशन रहते हैं उनके कि तेरे से क्या होगा रे, सीए करने वाले तू। और ये सुनकर या इस टाइप के एक्सप्रेशंस देखकर अपने को और भी डाउट आता अपने खुद पर कि सच में अपन सही फील्ड में है क्या भाई। तो फियर फैक्टर को हटाओ, और वो हटाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है बोलो? कैसे हटेगा आपका फियर फैक्टर? हम्म, कॉन्सेंट्रेशन, और क्या? कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। और सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा। और करेक्ट, वेरी वेरी गुड। फियर को फेस करना पड़ेगा, डरना नहीं है उससे। ये चैप्टर मुझे टफ लगता है तो पहले उस चैप्टर को लेके बैठना, नहीं नहीं मैं पहले बाकी कर लेता हूं फिर उस चैप्टर पे आऊंगा, अगर टाइम बचा तो, नहीं तो ऑप्शन में छोड़ दूंगा। ये होता है डर। बाहुबली मूवी देखी है सबने? बाहुबली 1 2 मुझे याद नहीं बट देखिए क्या? तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है बाहुबली मूवी में, अगर आपने सुना रहेगा तो। क्या है? मृत्यु बोलता है वो, जब उसके सेना में सब लोग मरते रहते हैं, देखो सब जख्मी होते रहते हैं, तब वो अचानक घोड़े पे आता है और वो बोलता है क्या है मृत्यु, और सेंटेंस बोलता है एक, रणभूमि को छोड़ के जाना है मृत्यु। समझा इसका मीनिंग क्या था? बैटल फील्ड को छोड़कर जाना मृत्यु है। मतलब तुम जब किसी चीज से
डरते हो तो वहीं पर तुम गिव अप कर देते हो। ये जो मेरा मैथ्स का रिजल्ट था ना फेल वाला, ये सिर्फ छपना बाकी था, अदरवाइज मेरे एक्शंस तो यही थे डे वन से कि वही रिजल्ट आने वाला था। डू यू अग्री? क्योंकि जब जब मैथ्स पढ़ रहा हूँ नींद आ रही है, सो रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में मस्त पढ़ाई हो रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब 228 आए थे तब मेरा अकाउंट्स का स्कोर क्या था? अकाउंट्स का बोल रहा हूँ मैं, 94 मार्क्स आए थे मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 96 मार्क्स आए थे मुझे सेकंड अटेम्प्ट में। तो सोचो मैंने क्या पढ़ाई की रहेगी बाकी सब्जेक्ट्स की, और कितना नेग्लेक्ट किया रहेगा मैंने मैथ्स को। इंटेंशनली किया था, डर की वजह से किया था। तो आपको फेस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से आपको टैकल करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन डालना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा कि आप ही कर पाओगे, आप नहीं तो और कौन करेगा, और करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये सोचकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली चीजें होती जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच बताता हूं मैं आपको, झूठ नहीं बोलता हूं, ये एक्चुअली बहुत इजी कोर्स है। उसका इमेज मार्केट में बहुत टफ बना दिया है अननेसेसरली, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। शायद इनको हाइप करनी थी कि हम कितने भारी है, हमारे रिजल्ट्स कितने कम आते। कहाँ कम आते यार, 20% रिजल्ट है, 10% रिजल्ट है। 10% रिजल्ट किसको बोलते हैं? 20% रिजल्ट किसको बोलते हैं? अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 20 लोग पास हो रहे, 20 कम नंबर है क्या? फिर हमारे वक्त रिजल्ट्स 4% हुआ करते थे, 3% हुआ करते थे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स बढ़ चुके, क्योंकि आपके हाथ के रिसोर्सेज बढ़ चुके। यूट्यूब आ चुका है, इतने सारे टीचर्स आ चुके, जो थोड़े स्टूडेंट्स फ्रेंडली है वो टीचर आ चुके, तो ऑब्वियसली ओवरऑल रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपके पास बहुत ज्यादा है, और इसका आपको फायदा उठाना है। आपको बस एक ही चीज करनी, मालूम है, ये फियर फैक्टर दिमाग से निकालकर फेंक देना है। आप मुझे एक बात बोलो, तुम में से कौन ऐसा है जो 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में वहां बैठकर सोचता था कि पास हो जाओ बस? कितना पासिंग परसेंटेज था सिक्स में? बोलो, पास होने के लिए कितना लगता था सिक्स स्टैंडर्ड में, सेवन स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में? बोलो, करेक्ट, 35%। तो कभी टारगेट किया था क्या 35 लाना है, 35 के ऊपर जाना है? टारगेट किया था कभी? क्यों? क्यों नहीं किया था? क्योंकि तब डर ही नहीं था 35 का। तब तो तुम्हारे मन में एक ही नंबर हुआ करते थे, 65, 85, 95। अभी अगर पूछूं मैं आपको कि कितने लोग 85 के ऊपर है टेंथ में, तो वेरी श्योर बहुत ज्यादा हाथ ऊपर आएंगे। पूछूंगा नहीं, डोंट वरी। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके टेंथ के मार्क्स, आपके ट्वेल्थ के मार्क्स यहां पर कोई मैटर नहीं करते। यहां पर मैटर करता है तुम इधर क्या करते हो। काफी लोग जनरली हमारे पास आते हैं, पूछते हैं सर मुझे 70% है सिर्फ, और पूछ पूछ के मुझे पूछते वो लोग, टेंथ में 70% है सर, क्या मैं सीए कर पाऊंगा? अब फर्स्ट मीटिंग में उनको मैं ये बोलूं कि मुझे भी 70 है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे सीए बन जाएगा। इट डजेंट मैटर तुमने पीछे क्या किया है। एक फ्रेश स्टार्ट है ये, ऐसा समझ लो एक नया लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके आगे सब कुछ दौड़ना है, पिछला जो भी जीता रहेगा वो कुछ काम का नहीं है। एंड अब इसके आगे जब दौड़ेंगे ना तुम, तो तुमको कोई रैंक या नंबर्स नहीं मिलने वाले। ये जो दौड़ना है ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए दौड़ना है। तुम जो जिंदगी भर करने वाले हो ना, वो तुम अभी ये इस कोर्स में सीखने वाले हो। इकोनॉमिक्स काफी बार लोगों को लगता है सर थ्योरी सब्जेक्ट है सर, बोरिंग सब्जेक्ट है सर। कितने लोग ऐसे इन माइंडसेट के बताओ, प्लीज बी ऑनेस्ट। ऐसे मेरा मेरा सब्जेक्ट है इसलिए ये मत सोचो, मेरे बारे में नहीं बोल रहे, तुम सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हो। एक दो और तीन, और बस 3 लोग हैं। इकोनॉमिक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। कितने लोगों को लगता है? और मेरा वादा है आपके लिए कि ये सब्जेक्ट को सबसे फेवरेट बना के रखूंगा। दूसरा वादा है, आपके स्कोर बोर्ड में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आई बेट इसके आने वाले हैं। टू एवरी लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन। पूरे क्लास में हो सकता है किसी का एक आधे का मैथ्स में स्कोर ज्यादा है या अकाउंट्स में स्कोर ज्यादा है, जो कि चांसेस कम है, बट फिर भी एक्सेप्शन इज डिफरेंट स्टोरी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल क्लास। तुम सबका स्कोर इस सब्जेक्ट में मैं हाईएस्ट ला के रखूंगा, माई प्रॉमिस टू यू। बट उसके लिए
कभी भी याद रखिए, एक तरफा प्रॉमिस होता है, कभी प्रॉमिस दो तरफा होता है ना। तो दूसरा प्रॉमिस आपकी तरफ से भी मुझे चाहिए कि आप जो बोलोगे वो हर चीज हम करेंगे सर। करोगे क्या? अगर मैं आपको फर्स्ट डे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट बना के रखूंगा, और दूसरा मैं बोल रहा हूं आपको कि इस सब्जेक्ट में आपके स्कोर बोर्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट आएंगे, तो उसके लिए बदले में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना भाई। तो एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है। बोलू एक्सपेक्टेशन? चलो, बोलने के पहले कितने लोग एग्री करते हैं सर आप जो बोलोगे हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे? बोलो सर आप बस। बोलने के पहले बोल रहा हूं मैं आपको। वेरी गुड, सब लोग ऑलमोस्ट बराबर। वेरी गुड। कोई बहुत मैजिकल रूल नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूं। रूल नंबर 1, आपको रोज क्लास में पहुंचना है, रोज, मेंटली भी और फिजिकली भी। आपको क्या लगता है हमारे लाइफ में टेंशन होते, या भगवान ने हमको कोई शील्ड के साथ बनाया है कि भाई इसको कोई टेंशन मत दे, शादी करवा दे, बीवी दे दे, मगर टेंशन मत देना? लगता है आपको टेंशन रहेंगे? नहीं रहेंगे हमारे लाइफ में? रहेंगे ना। बट वहां हम सब चीजें छोड़कर आते हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है। एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर क्लास में कोई टीचर फोन उठाएगा। फोन को देखते भी नहीं हम लोग, उठाना तो दूर की बात है। समझे? रूल नंबर 1, फिजिकली तो आना ही है, बट मेंटली भी क्लासरूम में आना है एवरी डे। दूसरा रूल, जब हमने होमवर्क दिए तो आपको वो होमवर्क करने ही है। इकोनॉमिक्स सर होमवर्क क्या देंगे सर आप? मैं दूंगा। कभी मैं आपको समरी नोट्स बनाने का होमवर्क दूंगा, कभी मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का होमवर्क दूंगा, और वो आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, बाद में हम क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी एमसीक्यू विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। वी विल बी डिस्कसिंग मोर देन 3000 एमसीक्यूज इन द क्लास with you in the class, I'm telling you. But each and every MCQ you will be solving first, then I will be discussing with you. मैं डायरेक्टली कोई MCQ डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर रूल? रूल नंबर 2 क्लियर? क्या रूल नंबर 1 था? रोज आना है क्लास, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। रूल नंबर 2 क्या है? होमवर्क करने हैं। समरी नोट्स हो या MCQ के होमवर्क हो, हम होमवर्क करेंगे सर। बराबर है कि नहीं? रूल नंबर 3, डाउट्स। अगर आपको डाउट आता है तो वो डाउट आप पूछोगे। क्लास के अंदर पूछना है पूछो, क्लास के बाद पूछना है बाहर रुककर पूछो, डाउट्स को छोड़ने का नहीं। क्लियर योर डाउट्स। दैट डज नॉट मीन शो ऑफ के लिए डाउट पूछेंगे। सर ने बोला था डाउट पूछने का, डाउट आया तो पूछने का, डाउट क्रिएट मत करो जबरदस्ती। अगर डाउट आता है तो पूछा करो, छोड़ने का नहीं डाउट्स को। ओके? तो रूल नंबर 3 क्या था? डाउट, नेवर लीव योर डाउट्स। ओके? क्योंकि क्या होता है, वो डाउट जब तुम छोड़ देते हो ना, ये सोच करके क्यों पूछे सर को, कैसे पूछे, तो वो डाउट की वजह से उस सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, उस सब्जेक्ट में फिर तुम लैक करते हो। आई डोंट वांट दैट। ठीक है? एंड लास्ट रूल नंबर 4, वेरी डेंजरस रूल नंबर 4, फॉलो द अबाउ 3 रूल्स। ये भी रूल है ना, ऊपर बोले हुए तीनों रूल्स को फॉलो करना है। इसका मतलब रूल, टोटली रूल्स कितने हैं एक्चुअली? 3 रूल्स। बस ये 3 रूल आपको फॉलो करने हैं, एटलीस्ट क्लास खत्म होने तक तो यही करना है आपको बस। जब जब मैं डिक्लेयर करूं टेस्ट है, होमवर्क दे रहा हूं कि पढ़ो टेस्ट के लिए, तो पढ़ना है। टेस्ट के बहाने ही पढ़ाई होगी। रिमेंबर, आईसीआई मॉड्यूल मिले आपको? आईसीआई का स्टडी मटेरियल मिला है क्या? नहीं मिला? मिला? जिनको नहीं मिला, आप आईसीआई के वेबसाइट से भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। पता है आपको? पता है या नहीं है? ICI.org पे जाओ, स्टूडेंट्स में जाओ, BOS नॉलेज पोर्टल में जाओ, और वहाँ पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। स्टडी मटेरियल में आपको पूछ देता है फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऑफकोर्स आपसे लोग कह रहे हैं फाउंडेशन, उसमें चारों सब्जेक्ट के नाम, उसमें जिसका भी आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है वहाँ से आप कर सकते हो। तो स्टडी मटेरियल जब तक नहीं आता तब तक एटलीस्ट डाउनलोडेड स्टडी मटेरियल आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। आपके मोबाइल, स्मार्टफोन है, किसके पास स्मार्टफोन नहीं है यहाँ पर? माय गॉड, सबके पास स्मार्टफोन है। ओके। स्मार्टफोन्स आपको डम बनाते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको?
तो थोड़ा अवॉइड किया करो। हो सके तो स्मार्टफोन्स घर पे रख दो और एक 700 रुपये का फ़ोन खरीदो, सादा कीपैड वाला। हो सके तो आई एम श्योर कि ये आप क्या बोलती है सर, ये रूल तो सबसे डेंजर है सर। मैं रूल नहीं बना रहा हूँ इसको, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ बस, ठीक है। कि ये कर दोगे तो आपकी लाइफ एक्चुअली ज़्यादा सॉर्टेड रहेगी। बट फिर भी स्मार्टफोन है आपके पास तो फ़ोन में डाउनलोड करो, नहीं रहेगा घर पे कंप्यूटर रहेगा वहाँ पर डाउनलोड करो। बट आई नीड दैट सॉफ्ट कॉपी ऑफ मटेरियल विथ यू। आईसीएस स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी रहना चाहिए, बिकॉज हम उसमें के भी पीछे के एमसीक्यूज, हर चैप्टर के पीछे के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे क्लास में। तो जब जब मैं बोलूंगा तब आप घर जाकर उसका प्रिंट आउट लोगे, सॉल्व करोगे और वो प्रिंट लेकर यहाँ पर आओगे, फिर हम क्लास में स्क्रीन पर वो भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर कितने चीज़ें रेफर करने वाले हैं, तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, वो हमारा बेस मटेरियल भी रहेगा। आपको सेपरेट एक टेक्स्ट बुक मिलेगा, 2 बुक मिले आपको, आपको पता होगा आपने करेक्ट किया रहेगा तो आपको 2 बुक मिले हैं। फर्स्ट आपको ये टेक्स्ट बुक, मेन टेक्स्ट बुक मिलेगा, इसमें मेरे सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न नोट्स है और वो नोट्स के पीछे हर चैप्टर में एमसीक्यूज भी अबंडेंट दिए हैं। सबसे लास्ट में इस बुक में हर चैप्टर के मतलब खत्म होने के बाद लास्ट में एक सेपरेट सेक्शन है फास्ट ट्रैक नोट्स। फास्ट ट्रैक नोट्स मतलब आपके रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आपको समराइज्ड नोट्स में पूरा सब कुछ कंटेंट दिया है। एंड इसके अलावा आपको ये चार्ट बुक मिला है क्विक रिविजन्स के लिए। ये चार्ट बुक बहुत कलरफुल है, मजा आएगा आपको रीड करने में और बहुत इजी तरीके से आपका बड़ा सिलेबस क्विकली रिवाइज हो जाएगा, समझे। बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू अगेन, डरना नहीं है, मे इट बी एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि साइंस वाला स्टूडेंट रहेगा, वो बोलेगा भाई अकाउंट्स, डरना नहीं, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू दैट आल्सो। बेसिक अकाउंट्स आपको पता है, वो सॉल्यूशन है, वो क्लियर कर लो। किसी को लगेगा नहीं मुझे मैथ्स बहुत टफ लगता है, कोई बात नहीं, विनोद सर पढ़ाते हैं, बेसिक से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथ्स हियर, क्योंकि हर किसी को बेसिक से ही मैथ्स चाहिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, तो इसलिए सर बेसिक से ही पढ़ाते। कभी अगर कोई पार्ट अगर सर ने डायरेक्टली ले लिया रहेगा तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी को हम बोलते हैं डाउट सॉल्व करना। डाउट्स छोड़ना नहीं है, मतलब ही वो करना है। तो ये 2 बुक्स आपको कलेक्ट करने हैं ऑफिस से, अगर अभी नहीं अवेलेबल रहेंगे, खत्म हो गए रहेंगे, तो आपको मंडे को मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। आई होप मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको एकदम क्लियर है। रहा सवाल इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का या उसका पढ़ाई, तो हम लोग कल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज नहीं, आज फर्स्ट डे, आप सुबह से बैठे हो, कोई बात नहीं, आपको मैं पूरे 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, 6 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे क्रेडिट में 6 मिनट्स है, ओके। अपना हिसाब भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। आई लीव यू ऑन टाइम, डोंट वरी, बट एवरी टाइम व्हेन आई सिटिंग हियर पूरा फोकस क्लास में चाहिए, ठीक है। कल से मजे से अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। सिलेबस बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सिलेबस है, नॉट ओनली माइक्रो मैक्रो सिलेबस भी बहुत अच्छा है। ये वॉर सिचुएशंस वगैरह हो रही है, आपको लगता है हमारे डेली लाइफ इंपैक्ट हो रही है, हाँ या ना? हाँ, ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। आपको पता है डॉलर का रेट कहां तक पहुंच गया? 92। ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। कैसे डिसाइड होता है ये डॉलर का रेट, ये आप इकोनॉमिक्स में सीखोगे। रियल लाइफ में पूरी इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है, ये देश का उस देश से क्यों पंगा है, ये सब इकोनॉमिक्स के थ्रू आप समझ सकते हो। लिटरली ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप जाते हो मार्केट में कभी कुछ चीज खरीदने के लिए, जाते हो नहीं जाते हो? तो वहां पर बार्गेनिंग होती है, वो भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द मेन सिलेबस, ओके। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।